लेकिन कर लो। ये जो आपकी जिद है ना, इन जिदों को छोड़ दो। जिद अच्छी नहीं हुआ करनी कभी भी। जिद उस लेवल तक अच्छी होती है जब तक वो किसी काम को करने के लिए हो, सकारात्मक जिद हो। और जब कोई नकारात्मक जिद हो जाती है ना, वो बड़ी खराब होती है। जो जिद हमें आगे न लेके जाए, क्या वो सकारात्मक है या नकारात्मक है? नकारात्मक है, क्योंकि वो हमें रोक रही है, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है लाइफ में। और जब लाइफ में हम खुद ऑब्स्टेकल बन जाते हैं ना, तब वो फिर आगे का रास्ता बंद कर देती है, वो नहीं ले जा पाती कहीं। और ये उस रॉकेट की तरीके से है जिसका इंजन फेल हो गया। क्या होगा उसका अंत रॉकेट का? जिसका इंजन फेल हो गया हो उसका अंत क्या होगा? ब्लास्ट, खत्म, जल जाएगा, पता भी नहीं चलता होगा, क्योंकि वो माल फंक्शनिंग आ गई हो ऑटोमेटिकली। तो एक तो ये नकारात्मक और सकारात्मक जिद को पहचानना सीखो। सकारात्मक जिद बहुत अच्छी होती है, मैं क्यों नहीं कर सकता। ये तब तक सकारात्मक जिद है जब तक मैं ये सोचूं कि मैं इसे कर लूंगा, लेकिन सबकी मदद से। मैं ये सोचूं, ये तब नकारात्मक जिद हो जाएगी। मैं ये सोचूं नहीं, मैं ही करूंगा और अकेला कर लूंगा। दैट इज नेगेटिव कंसेप्शन। ये खराब है, ये नहीं हो पाएगा। मैं इस मामले में जीऊंगा, इस लेवल पे जीऊंगा तो नहीं हो पाएगा। ये नकारात्मक जिद, ये माल फंक्शनिंग है मेरे कंप्यूटर की, तो रॉकेट उड़ेगा नहीं। इसलिए ये छोड़ो अब और अपना देखो। अब एग्जाम फिर से आ गया और मैंने आपको बताया था कि अगर आपका दिसंबर जनवरी तक अगर पूरा बेंच का लेवल कवर अप नहीं है, ऑप्शनल पेपर और कम से कम 2 से 3 पेपर आपके जीएस के, तब प्रीलिम्स के लिए देखना भी मत। प्रीलिम्स की तरफ कुछ होगा ही नहीं। अगर प्रीलिम्स हो भी गया उसका भी कोई फायदा नहीं। इसलिए सबसे पहले ये अपनी ना पूरी स्ट्रेटेजी को बदलिए, उसको ऐसा बनाइए कि वो बिल्कुल सकारात्मक हो एकदम से, और एक फॉलो थ्रू में जा रही है, नहीं तो वो गड़बड़ कर देगी। हो गई। ये आसान है क्या? एक का मेंस का पेपर देखो, कल उठा के आया था जीएस का पेपर। मैं कह रहा हूं कि आप में से, और वो मैंने देखो चर्चा की है एग्जाम आपके क्लास में, जब हम लोग डिस्कस करते थे न्यूज़पेपर, उसकी मैंने चर्चा की थी, उन क्वेश्चंस की उन्होंने पूछे हैं उसमें। रुको, आपकी सिलेबस में ये सब हुए। मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया है। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है, ये पॉलिटी से है, इसका तो खैर मेरे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन परिसीमन के बारे में पूछा है इसमें। उस दिन जो मैंने उस लड़की को, वो आई थी यहाँ पे, उसे मार्क करके दिया था, उसमें परिसीमन को मैंने मार्क किया था, उसी का पेपर है। अब मैं करंट पे आता हूं जो हम लोग चर्चा कर रहे थे। रूस यूक्रेन युद्ध, कारण और परिणाम चर्चा करी थी या नहीं करी थी क्लास में? जब करंट अफेयर्स को हम लोग चर्चा कर रहे थे न्यूज़पेपर से। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव, वैश्वीकरण का प्रभाव। क्या सेवा क्षेत्र का जो मैं आपको पढ़ा रहा था, तब वैश्वीकरण का प्रभाव पढ़ाया था या नहीं? एफटीए जब बता रहा था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब बता रहा था, सीईपीए बता रहा था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जब मैंने कराया, ये मैंने आपको कराया है। ये दूसरा सवाल है उसका। कृषि उत्पादों में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या है, कराया था नहीं? आपके नोट्स में मिलेगा ये। तीसरा सवाल है। चौथा, ये मैंने ऐसे ही चर्चा की थी इसकी क्लास में, ये मेरा विषय नहीं है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। भारत में नेशनल जियोस्पेशियल प्रोग्राम क्या है? मैंने भारत का आपको गगन कार्यक्रम बताया था नहीं? जब इसरो को एक दिन, मुझे याद है कि मैं जीएसएलवी और पीएसएलवी की चर्चा कर रहा था, उस समय मैंने ये बताया था कि भारत का एक जीपीएस है
जो रीजनल जीपीएस है, इरनास या उसे हम लोग नाविक के नाम से भी जानते हैं, इसकी मैंने आपसे चर्चा की थी। ये जियो स्पेशल सिस्टम वही। नेक्स्ट देखो, बाकी तो इसमें बड़े क्वेश्चन तो यही हैं, फिर तो बहुत छोटे छोटे, इनका तो आप सभी का आंसर कर दोगे। बाकी कुछ नहीं है इसमें, बहुत छोटे छोटे हैं, एक एक शब्द के हैं। ये जो बड़े क्वेश्चन है मैंने वो आपसे बताया, ये मेंस एग्जामिनेशन में आए हैं उनके, इनकी हमने चर्चा की थी। जो तीन बड़े क्वेश्चन है तीनों के तीनों, बाकी तो फिर एक एक नंबर के आते हैं उनके। फुल फॉर्म पूछ ली, इसकी फुल फॉर्म क्या, आईपीसीसी की पूछी हुई है, और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की पूछी हुई, यूनेप की पूछी हुई है। तो ऐसी फुल फॉर्म वो पूछ लेते हैं जनरली, इसमें कुछ नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप कर लो। मुझे ये बताओ लास्ट में क्या लिखा था, बताओ। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट लिखना रानी झांसी, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। ये अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट लिखना सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, सेडल पीक नेशनल पार्क, सेडल पीक नेशनल पार्क। हाँ, सेडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, सेडल पीक नेशनल पार्क। सेडल पीक कहां पर है, अंडमान निकोबार में, लिख लीजिए, सबसे ऊंची चोटी है ये। नेक्स्ट लिखना सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर। सलीम अली पक्षी विज्ञानी थे बहुत बड़े, और आईपीसीसी के साथ जुड़े हुए थे। आईपीसीसी और वो है ना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, उसके साथ जुड़े हुए थे। सबसे पहले व्यक्ति थे भारत के जो उसके साथ जुड़े। नेक्स्ट लिखना संजय राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट सरिस्का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है। नेक्स्ट सतपुड़ा, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है। मैंने आपको मणिपुर में एक लिली बताई थी, सिरोए लिली, फैंगफुई, ब्लू माउंटेन, वहां पर सिरोए राष्ट्रीय उद्यान है। तो लिखो नेक्स्ट सिरोए, शिरोए होगा, SHIROI, शिरोए नेशनल पार्क। शिरोए नेशनल पार्क, ये मणिपुर में है। नेक्स्ट लिखना सिमलीपल, सिमलीपल SIMALI PAL, सिमलीपल, उड़ीसा में। और ये ना खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, तो डैश करके लिख लीजिए सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अजगर भी मिलते हैं यहाँ पर,
एनाकोंडा भारत में पाया जाता है यहाँ। खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस फॉर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। नेक्स्ट लिखना सिंगालीला। सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट साउथ बटन आइलैंड, नॉर्थ था, मिडल था, ये साउथ है। साउथ बटन आइलैंड अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में। ठीक है, तो हरियाणा में दो हो गए ना, सुल्तानपुर और कालेसर। हाँ ठीक। नेक्स्ट लिखना इसमें तदोबा अंधेरी। कहीं कहीं पर तदोबा भी लिखा मिलेगा, अंधेरी लिखा नहीं मिलेगा। तो तदोबा लिखा मिल जाए तब भी और तदोबा अंधेरी लिखा मिल जाए तब भी। महाराष्ट्र में, मुंबई में है वैसे ये तदोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स कहां पर है? उत्तराखंड में नंदा देवी, चमोली जिले में। नेक्स्ट वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल पार्क। हाँ जी, बिहार में। नेक्स्ट वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट भितरकनिका, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में। यह भी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए प्रसिद्ध है। अजगर, क्रोकोडाइल और कुछ एवियंस के लिए, क्रेन्स वगैरह, एवियन और अजगर, कोबरा, मतलब कोबरा मानी किंग कोबरा यहाँ पे, इनके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लिखना इसमें अनाईमुड़ी राष्ट्रीय उद्यान, अनाईमुड़ी शोला लिखना, अनाईमुड़ी शोला राष्ट्रीय उद्यान, अनाईमुड़ी शोला नेशनल पार्क कहां होगा ये? कहीं पर भी होना चाहिए, पश्चिमी घाट में होना चाहिए, है ना। और पश्चिमी घाट में भी दक्षिण की ओर होना चाहिए, क्योंकि शोला में नहीं मिलते हैं। तो या तो केरल में हो या तमिलनाडु में हो। तो केरल में है अनाईमुड़ी, केरल में है। अनाईमुड़ी पहाड़ियां कहाँ हैं? केरल में, तो वहीं हो। नेक्स्ट लिखिए बिसोन राष्ट्रीय उद्यान, बिसोन नेशनल पार्क, बिसोन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में।
नेक्स्ट लिखना चंदौली, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, चंदौली महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। देखो ये त्रिपुरा में ही है, ये एक एंडेमिक है, ये क्लाउडेड लेपर्ड केवल यही मिलता है। इसके ऊपर जो धब्बे होते हैं वो ज्यादा होते हैं, गहरे धब्बे होते हैं। ये अलग प्रकार की लेपर्ड की स्पेशीज है जो केवल त्रिपुरा में मिलती है, इसीलिए जहां मिलती है उसी का नाम इसी के नाम पर रख दिया, क्लाउडेड लेपर्ड के नाम पे। तो डैश करके त्रिपुरा लिख लीजिए, है जी। अम्ब्रेला स्पेशी, लेपर्ड अम्ब्रेला स्पेशी नहीं होता, टाइगर अम्ब्रेला स्पेशी होता है। लेपर्ड यहाँ पर एंडेमिक है, यानी वो यही मिलता है, कहीं और नहीं मिलता, ये वाला। नेक्स्ट देखिए इसमें दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगम, DACHIGAM, दाचीगम नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर में है। और ये मस्क डियर के लिए प्रसिद्ध है, मस्क डियर, कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट लिखना इंदर किला राष्ट्रीय उद्यान, इंदर किला, इंदर किला KILL, हिमाचल प्रदेश में है। स्नो लेपर्ड के लिए प्रसिद्ध है, स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट लिखना डायनासोर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में। देखो दो फॉसिल नेशनल पार्क थे, एक तो प्लांट फॉसिल था मंडला में, मंडला में ही है ये भी मध्य प्रदेश में। यहाँ डायनासोर का फॉसिल मिला है, सबसे पुराना डायनासोर का फॉसिल यही मिला। ठीक है, इसका मतलब ये बताओ, डायनासोर कार्बोनिफेरस युग में थे, सबसे बड़े जीवधारी थे, पेड़ पौधे भी उस समय बड़े थे। उसके बाद भूसंचलन हुआ, नीचे दब गए, पेड़ पौधे भी नीचे दबे, सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो गए। मध्य प्रदेश में कोयला मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलता है। मंडला मध्य प्रदेश का वो एरिया है जहां अच्छे खासे जंगल मिलते हैं आज भी, ये पुराने समय से हैं। क्या? हाँ, सिंगरौली में भी मिलता है, मध्य प्रदेश के दक्षिण क्षेत्रों में मिलेगा, सदर्न एरियाज में। वही जो अमरकंटक प्लेटो और छोटा नागपुर प्लेटो के बीच का एरिया है, इसीलिए मिलता है वहां कोयला सबसे ज्यादा। नेक्स्ट लिखना खीरगांग नेशनल पार्क, खीरगांग, खीरगांग नेशनल पार्क, KHIRGANG, खीरगांग नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान, मानस नेशनल पार्क। देखो ये वैसे तो हाथियों के लिए डेडिकेटेड है, हाथी और वन हॉर्न राइनो, तो इसके डैश करके लिए लिख लीजिए एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनो। लेकिन इसमें बाघ भी मिलते हैं, टाइगर भी मिलते हैं। नेक्स्ट लिखना माउंट आबू राष्ट्रीय उद्यान, आसाम में। मानस आसाम में, वन हॉर्न राइनो समझ नहीं आया? देखो जहां बड़ी बड़ी घासें होंगी, टेम्परेट ग्रासलैंड जहां होंगे, सॉरी ट्रॉपिकल, तो वहां बड़े जीवधारी जरूर मिलेंगे, बड़े हर्बीवोरस। तो बड़े हर्बीवोरस पृथ्वी पर दो ही हैं इस समय, पूरी पृथ्वी पर हाथी और गेंडा, तो दोनों मिलेंगे यहाँ पे।
जिराफ तो लेकिन अफ्रीका का है। जिराफ टेम्परेट ग्रासलैंड का है, ना कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का। इसलिए टेम्परेट ग्रासलैंड में मिलता है जिराफ जनरली। अफ्रीका में मिलेगा आपको, दक्षिण अफ्रीका में। हाँ वो हिप्पो पानी के हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में मिलता है नहीं जिराफ। सवाना ग्रासलैंड का है। सवाना का होगा, क्योंकि गर्दन उसकी सीधे लंबी हुई। टेम्परेट का नहीं मिलेगा, सवाना का मिलेगा। और सवाना में भी वहां मिलेगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में भी, जहां वर्षा और कम होती है। इसका मतलब इक्वेटर से दक्षिण की ओर और इक्वेटर से उत्तर की ओर, इथोपिया वगैरह में, या कहां पर, हाँ इथोपिया वगैरह में, बिल्कुल इथोपिया, जिम्बाब्वे उस तरफ, और ऑस्ट्रेलिया में, उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में मिलना चाहिए। चलो नेक्स्ट लिखो, देखेंगे कहां मिलेगा। माउंट आबू हो गया, राजस्थान। नेक्स्ट लिखना इसमें मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में। नेक्स्ट पारमबुदम, पारमबुदम शोला राष्ट्रीय उद्यान, पारमबुदम शोला राष्ट्रीय उद्यान, केरल। नेक्स्ट पापीकोंडा, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा नेशनल पार्क, आंध्र प्रदेश में। हाँ पालकोंडा। नेक्स्ट पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल। नेक्स्ट रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में। नेक्स्ट साइलेंट वैली। अच्छा, रणथंबोर में फिर से बाघों की संख्या में वृद्धि हुई। पहले बाघ यहाँ पर बहुत कम हो गए थे, लेकिन हाल फिलहाल में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई। नेक्स्ट लिखना साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल। नेक्स्ट सिंबल बारा, सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान, सिंबल बारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। और लास्ट है इसमें जलदपाड़ा। 104 हो गए होंगे ये। साइलेंट वैली कर दिया था। चलो नेक्स्ट लिखो जलदपाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जलदपाड़ा नेशनल पार्क। किसी का कोई कार्ड छूट गया होगा इसमें, कोई बात नहीं। जलदपाड़ा पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब इसमें ना नोट करके लिखिए। देखो सबसे बड़ा नेशनल पार्क कच्छ का डेजर्ट है, कच्छ नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है कच्छ में। और सबसे छोटा है गुज, लक्षद्वीप पर, कच्छ।
डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान होना चाहिए। एक मिनट में इसका क्षेत्रफल चेक कर लूं। हेमिस का कितना था? नहीं, यही है, कच्छ ही है। देखो जरा चेक करके, 7500 कुछ स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया। हेमिस का सर 4400 है। हाँ, ये बड़ा है कच्छ। डेजर्ट नेशनल पार्क सबसे बड़ा है। डेजर्ट नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, उसके बाद दाचीगम आता है। उसको जरा चेंज कर लेना अगर आपने लिख लिया है तो। वो हेमिस, $3162 डेजर्ट नेशनल पार्क का। क्षेत्रफल के आधार पे ये डेजर्ट नेशनल पार्क नहीं है एक्चुअली। कच्छ डेजर्ट देखो इसमें, कच्छ राष्ट्रीय उद्यान देखो, कच्छ नेशनल पार्क देखो जरा। ये डेजर्ट तो वहां दिखा रहा है राजस्थान में ना, कच्छ गुजरात में होगा। कितना है इसका एरिया? कितना? मेरे पास 7506 स्क्वायर किलोमीटर कैसे लिखा हुआ है? चलो मैं इसे चेक कर लूंगा, मैंने इसका मतलब गलत लिखा हुआ है। चलो इसमें नेक्स्ट देखो हम लोगों ने क्या क्या किया, मुझे उसका जरा पीछे वाला बताओ क्या क्या करिए। उसके देखो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट करा रहे थे ना, उसमें क्या क्या किया आगे? नेशनल पार्क कर लिए, सबसे पहला नेशनल पार्क ही किया था। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरे जरा हेडिंग देख के इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन एक्ट टू कंजर्वेशन के बाद ये वाला टॉपिक कवर है। नेशनल पार्क सीधा इंस्टीट्यूट हेडिंग करवाई है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट लिखना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभयारण्य। अगला हेडिंग डालना इसकी नोट अब गड़बड़ होगी ना, वही लिखवाना था, सबसे बड़ा सबसे छोटा। अब उसे असेसमेंट करके लिखवाएंगे, एक बार चेक कर लें, ऑथेंटिक डेटा देख लें, उसके बाद लिखेंगे। अब इसमें ना नहीं लिखना वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखो हम लोगों ने इन सीटू कंजर्वेशन में 2-3 चीजें देखी थी जो कि प्राकृतिक आवासों में ही जीवों को संरक्षित करके प्राप्त की जाती हैं। पहला नेशनल पार्क देखा,
दूसरा इसी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएंगी और तीसरा इसमें बायोस्फीयर रिजर्व आएंगे। बाकी के दो और हैं उसमें, है ना, एक पवित्र वन है सैक्रेड ग्रुप्स कहते हैं और एक कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व्स उनको कहते हैं। तो ये 5 तरीके हैं जिससे हम लोग संरक्षित कर सकते हैं जीवों को। आप इसमें अब नेक्स्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें लिखना पॉइंट को बना के देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जैसे नेशनल पार्क में तो जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, इसके कोर एरिया में कोई भी नहीं जा सकता। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक खुला भाग होता है, यहाँ पर कुछ जनजातियों को भी संरक्षित कर लेते हैं जो वन्य क्षेत्र में रहने वाली हैं, और उन जनजातियों को घास और चारा वगैरह लेके आने का, लकड़ी वगैरह लेके आने के लिए छूट होती है जंगल से। लेकिन अच्छा, वन उपज को भी वो कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे महुआ हुआ, कुछ आम वगैरह जो भी कुछ वहां पर लगते होंगे उनको वो लोग प्रोटेक्ट ले सकते हैं वहां से, लेकिन वन्य जीव उपज को नहीं लिया जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि वन्य जीवों को वो शिकार करें या उनको अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल करें। वन्य जीव उपज पूरी तरीके से प्रतिबंधित होती है, इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ज्यादातर पर्यटन वगैरह के लिए लोग जाते हैं, यहाँ परमिशन होती है जाने की। तो आप लिखना वन्य जीव अभ्यारण्य खरगोश नहीं पाल सकते, तुम तो शेर की बात कर रहे हो। सांप को नहीं मार सकते हो, नहीं पाल सकते। अरे वो जो भी कर रहे हैं गड़बड़ कर रहे हैं ना। आप अगर आपने कोई नहीं मार सकते, आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अधिनियम के अंतर्गत। अरे क्यों काटेगा वो किसी को? तब काटेगा जब आप उसके पास जाओगे। अगर सांप आपको दिखा है, आपको उसे मारने का अधिकार नहीं है, बल्कि आप SOS पे कॉल करके लोगों को बताइए, वन विभाग के वो अपने आप लेके जाएंगे, उसको कुछ भी करेंगे, वो जंगल में छोड़ेंगे, मार नहीं सकते उसे। जब आप ये सोचो कि सांप को नहीं मार सकते और तुम तो शेर पालने की बात कर रहे हो। अच्छा, दूसरा, खरगोशों को भी नहीं पाला जा सकता। और अगर सपने देखे हैं आप सांप का खेल दिखाते हुए? नहीं देखे होंगे, बहुत कम, पहले खूब देखते थे। अब वो सब चीजें एनिमल क्रुएलिटी में आती हैं। अब कुत्ता पालने के लिए तो आपको वो लेना पड़ेगा परमिशन। हाँ, नगर निगम से परमिशन लेनी पड़ेगी, गांवों में प्रधान से लेनी पड़ेगी। और अगर आप बिना परमिशन के कुत्ता पाल रहे हो तो फिर आप दंडनीय अपराध कर रहे हो। तो इसलिए वन्य जीवों के लिए बहुत सारे ऐसे कानून हैं, कायदे हैं जो कि हम लोगों को नहीं पता, पर करते हैं हम लोग। कुत्ता बिना परमिशन के नहीं पाला जाता। क्या बात है। चलो ठीक है, लिखो इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के समान होते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यानों के समान होते हैं। कुछ लोगों के अंतरात्मा जाग गई, उन्होंने कहा कुत्ता है तो बिल्ली क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उनको राष्ट्रीय उद्यानों के समान होते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी would be equal to इतना ही। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी would be equal to नेशनल पार्क्स। सामान्यतः इनमें भी एक से अधिक प्रजातियों को संरक्षित करते हैं। Generally we preserve more than one species in it, परंतु इनमें आने जाने पशुओं का चारा
अथवा जलावन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना, जलावन के लिए लकड़ियां इकट्ठा करना अनुमतिपूर्ण होता है, अनुमतिपूर्ण होता है। बट इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी the movement collecting the fodder and would be permissible, would be permissible, ठीक है। अच्छा, इसमें लेकिन वन्यजीव बोर्ड से, वाइल्ड लाइफ बोर्ड है जो कि वन्यजीव जितने भी संरक्षित क्षेत्र हैं उनको मैनेज करने का काम करता है। आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी इन सब कामों के लिए भी, वन्यजीव बोर्ड से परमिशन लेनी भी पड़ती है जाने आने के लिए, इसीलिए वन विभाग के हाथ में सब चीजें होती हैं। इस समय भारत में कुल 553 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। हो सकता है कुछ और बढ़ गई हो, लेटेस्ट आप देख लेना 553 थी पिछले साल तक, तो आप इसमें लिख लीजिए। अच्छा, इनको घोषित करता है राज्य सरकार ही, घोषित करने का काम इनका राज्य सरकार का है। जिस तरीके से नेशनल पार्क को घोषित राज्य सरकार करती है, लेकिन परमिशन लेने के बाद केंद्र सरकार से, वैसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी घोषित करने का काम राज्य सरकार का ही। तो लिखेंगे ना ना, देखो वो नेशनल पार्क का हाँ आउटर एरिया है, आउटर एरिया या बफर जोन जिसे कहते हैं, बिल्कुल बाहर का क्षेत्र, जहां से नेशनल पार्क इन रियल टर्म में शुरू होता है वहां नहीं। इसीलिए कोर एरिया में तो वन विभाग के लोग भी नहीं जाते, और पर्टिकुलर एक सीजन में तो बिल्कुल नहीं जाते वो। बरसात के बाद के सीजन में, बरसात के तुरंत बाद का जो सीजन है, या बरसात मतलब सितंबर वाला जो एरिया समय है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 महीनों में पूरी तरीके से क्लोज होते हैं नेशनल पार्क। कोर एरिया बिल्कुल क्लोज होगा। आउटर एरिया में जरूर आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हो, लेकिन इनर वाले एरिया में नहीं। क्या लिखा था लास्ट वीक बताना? अच्छा, इसमें लिखना वन्यजीव अभ्यारण्य भी राज्य सरकार की अनुमति से घोषित किए जाते, केंद्र सरकार की अनुमति से, केंद्र सरकार की अनुमति से राज्य सरकार घोषित करती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑल्सो डिक्लेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत में इस समय कुल वन्यजीव अभ्यारण्य 553 है। वन्यजीव अभ्यारण्य 553 है। देयर आर टोटल 553 नेशनल पार्क्स इन इंडिया, जिनमें सर्वाधिक अंडमान एवं निकोबार में, आउट ऑफ विच मैक्सिमम आर इन अंडमान एंड निकोबार। 553 अंडमान निकोबार में 96 हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है महाराष्ट्र का। अच्छा, नेशनल पार्क किसमें सबसे ज्यादा है? उसमें एमपी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। हालांकि महाराष्ट्र में भी शायद अब 9 हो गए हैं, बराबर है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। एमपी में 10 हैं। अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना इसमें बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। बायोस्फीयर रिजर्व या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, इसे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सर आ गए हैं और आप इतने जो भी पानी वानी आपको पीना है वो पी लीजिए।